मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि आप कितना खरा उतर पाएंगे, जो उम्मीदें हैं पूरे देश के लोगों की आपसे? मैं एक बात बहुत स्पष्ट करूं, भले ही मैं, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है बाबा साहब की अपेक्षा, मैं उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल पाया। मैं क्या, ऐसे करोड़ों लोग होंगे दुनिया में जो उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन उनके अनुयायी जरूर, उनके मिशन के पहरेदार जरूर। मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आगरा में, जो यूपी में पड़ता है, जहाँ बाबा साहब रोए, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसके साथ लोग इतनी बात बताते हैं कि बाबा साहब ने वहाँ ये कहा था, सिर्फ बाबा साहब ने वहाँ एक और बात कही। और आज मेरे इस यहाँ बताने के बाद आपके दर्शक इस बात को जानेंगे, जो लोग दुनिया में आपके चैनल को सुनते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार रहता हूँ, जो मैं करना चाहता था अपने समुदाय के, उसमें ना के बराबर भी मैं नहीं कर पाया हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी। मैं शहरों से निकल के अब मैं गांव की तरफ जाना चाहता हूँ, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। इस उम्र में मैं अपने चारों तरफ ये देखता हूँ कि इस तंबू का बंबू बनने वाला कोई तो युवा मिले, कोई तो युवा खड़ा हो जो इस तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे चलाए। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे निराशा हाथ लगती है कि ऐसा कोई भी युवा नजर नहीं आता। जब बाबा साहब ने बात की तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे पिता ने मुझे बात बताई तब मुझे होश था, और मैं उसी तंबू का बंबू बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसमें जितना समय मेरे पास है, पिछले 10 साल से लगातार, और आपने अभी कहा कि उस पर आप कितने खरे उतरेंगे, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक बातों को मानते हैं। लेकिन जब बाबा साहब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी समस्या को हल कर सकते हैं, तो इस बात की तरफ जो है ये कमजोर वर्ग क्यों नहीं सोचता, मुझे इस बात की तकलीफ है। हम वो कहते थे, साहब ने भी ये बात हमें कहीं आंदोलन में, कैडर में, कि दूसरों के महलों से अच्छी होती अपनी झोपड़ी, उसमें आदमी मालिक होता। क्यों अभी भी हमारे लोगों के अंदर मालिक वाली सोच पैदा नहीं हुई? राजतंत्र में हम अधिकार विहीन थे, राजतंत्र में हम पे बहुत सारे प्रतिबंध थे, राजतंत्र में हम पे अवसर नहीं थे, इसलिए हम लोग पीछे थे। लेकिन अगर लोकतंत्र में प्रशक्ति हासिल करने का जो आंदोलन है, उस पर कड़ी दर कड़ी सीख के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो आज मैं यहाँ महसूस करता हूँ, और मेरी ये शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी ये पीड़ा है कि महाराष्ट्र में और देश में हम 4 दिनों पे बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठा होते हैं। एक तब जब बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, एक 6 दिसंबर को जब हम उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, एक 14 अप्रैल को जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, और एक महाराष्ट्र में तब लाखों की संख्या में जब हम 1 जनवरी को बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल के भीमा कोरेगांव जाते हैं। लेकिन हम बाबा साहब की इन सात आरोप को क्या मिथ्या समझते हैं आप? नहीं, इसके पीछे कोई फैक्ट तो होगा। पहली बात, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे जब मैं आपसे पूछूंगा कि जब आरपीआई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मसौदा तैयार हुआ था, आरपीआई बाबा साहब का विजन था, तो बीएसपी क्यों बनाई? बिल्कुल। क्या माननीय काशीराम साहब इसका जवाब दे सकते हैं? जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन पे इसका जवाब है कि आरपीआई के रहते उन्होंने बीएसपी क्यों बनाई? जब आरपीआई के लोगों ने माननीय काशीराम साहब को उनकी क्षमता के हिसाब से अवसर नहीं दिया, तब उन्होंने बीएसपी बनाई। और जब बीएसपी के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को उसकी क्षमता के हिसाब से काम करने का मौका नहीं दिया, तमाम तरह से तंत्र में अवसर होने के बावजूद भी, वोट की शक्ति होने के बावजूद भी हम कमजोर हैं और तमाम तरह के अधिकारों से वंचित हैं और तमाम तरह की पीड़ाओं को भोग रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम दूसरों से उम्मीद करना बंद करें कि वो हमारी जिंदगी बने। जिन्होंने हजारों साल हमें इस गुलामी में देख के, जिनके आंख से एक आंसू नहीं टपका, जिन्होंने आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है 50,000 महिलाओं की हर प्रदेश में जो है रेप हत्या होती है, जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, वो हमारा भला कर देंगे। ये बात हमें बहुत दिन पहले समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं आई। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। एक बड़ा आरोप आप पर लगता है कि एक लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल यूपी में विशेषकर किसी एक पार्टी का पावर कम करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को खड़ा किया गया है। इससे जेलें काटने, मुसीबतें झेलने के बावजूद तब चंद्रशेखर उनके साथियों ने एसपी बनाने का निर्णय लिया। उसे भी छोड़ो, आरोप किसके ऊपर नहीं लगे? बाबा साहब के ऊपर आरोप नहीं लगे? बाबा साहब को तो इस देश के लोग अंग्रेजों का एजेंट कहते थे, और मान्यवर काशीराम साहब को सीआई का एजेंट कहते थे। किसको नहीं अपमानित किया गया? मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसके ऊपर आरोप लग रहे? बाबा साहब के ऊपर आरोप नहीं लगे? कोई एक आदमी बताओ इस मिशन का जिसके ऊपर आरोप नहीं लगे, और जिसने अपमान ना, साहु ज्योतिबा फूले हो, साहू जी महाराज हो, माँ सावित्रीबाई फूले हो, नारायणा गुरु हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे मान्यवर काशीराम साहब हो, मान्यवर दीनबंधु वाल्मीकि साहब हो, मावना राम सुवर्मा हो, संतराम बीए प्रजापति जी हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, कोई ऐसा एक बताओ जिसने अपने लोगों से जो है आलोचना ना सही हो, आरोप ना सही हो। और समाज, फिर आप मेरी, जब हम धर्म का परिवर्तन की बात करते हैं तो हम परिवर्तन से घबराते क्यों? आज नहीं तो कल हमें गुलामी की बेड़ियां काटनी है, नहीं काटनी? आप नहीं चाहते कि बौद्ध में भारत बने? बिल्कुल चाहते। जो बाबा साहब का सपना था कि इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पे अम्बेडकरवादी विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति बैठे, तो उसका सपना कहां पहुंचा है? आप मुझे जवाब देके बताओ। मैंने कमजोर किया है, उनके नेताओं ने कमजोर किया? क्या हैसियत, राजनीतिक हैसियत उनकी आज आप बताओ। उत्तर प्रदेश में कितने एमएलए उनके पास? बिल्कुल ना के बराबर। तो ये क्यों हुआ? अगर आवाज इंडिया डाउन जाता है तो आवाज इंडिया में काम करने वालों की जिम्मेदारी है। अगर एएसपी डाउन जाती है तो चंद्रशेखर आजाद की जिम्मेदारी है, उसमें काम करने वाले लोग जिम्मेदारी। भीम आर्मी अगर फेल होती है तो भीम आर्मी के लीडरों की जिम्मेदारी है, और बीएसपी फेल होती है उनके लीडरों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ताला लगा के घुसने दोगे और कहोगे कि हमारा घर इन्होंने कमजोर कर, कोई किसी को कमजोर नहीं करता। आपने साल पहले आपने विचारधारा छोड़ी, ऐसा क्या हुआ कि 2006 में काशीराम साहब के जाते ही आपने 2 महीने में विचारधारा छोड़ के बहुजन से सर्जन कर दिया, हाथी नहीं गणेश कर दिया? समाज
अपने नेता भरोसा करता है, लेकिन समाज गूंगा बहरा नहीं है। बिल्कुल, समाज बिल्कुल गूंगा बहरा नहीं है। चंद्रशेखर जी, एक बहुत बड़ी बात देश में चल रही है कि अब 2024 के बाद जब मोदी संविधान की, तो अच्छा आप इस बात को भी समझो, जी, संविधान से सुरक्षा उन लोगों को मिली है जिनकी संख्या कम है। हाँ, हमें तो संविधान के रहते भी हमें अन्य अत्याचार सहने पड़े, क्योंकि हम पे राजनीतिक पावर नहीं है। तो मैं फिर आपसे कहूंगा, मोदी जी हो, पहली बात तो आप, हम ये क्यों तय करें कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? जी, जरूर थोड़ा कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या आप तो ना बने। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं किसी की सरकार आ भी जाती है, तो यहां जब तक अम्बेडकरवादी है तब तक तो इस देश के संविधान को फेरबदल, क्योंकि पार्लियामेंट में पावर है, तो वो उसमें जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ, अगर कोई कठोर छेड़खानी का प्रयास करेंगे तो उनको 2 अप्रैल बहुत चित्र याद है, और उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। उसी सरकार ने, जो सरकार हमेशा आरएसएस भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ रही, बाबा साहब के खिलाफ रही, उसी सरकार ने पार्लियामेंट में जो है सेशन बुला के और उस बिल को पास करके जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खत्म करने का काम किया। ये भी आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात है कि ये कहा जाता है कि ये तमाम देश में जितने भी वंचित लोग हैं, शोषित है, अम्बेडकरवादी हो गए, पेरियारवादी हो गए, फुलेवादी हो गए, इनको इकट्ठा लाना बहुत जरूरी है। आपका क्या स्ट्रेटेजी है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इन विचारधाराओं को मानने वाले जो लोग हैं, इनको एक साथ, एक संग कैसे किया जाए? देखो, फिर आप संघ में शक्ति होती है, मैं इस बात को मानता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इन सब लोगों के रहते हुए संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, तो यानी कि वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। अब तो वो दल भी जो देश के दूसरी बड़ी शक्ति है, वो भी कहने लगे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जिस बात को 30 साल पहले माननीय काशीराम साहब कह रहे थे, इसकी इतनी संख्या, उसकी हिस्सेदारी, वो भी इसकी बात करने लगे। आप ये समझो, जमीन पे आंदोलन कितना तेज हो गया है। चोटी पे बैठा आदमी तभी कुछ बोलता है जब धरातल बहुत जोर से गर्म हो जाती है। यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज में मनोबल भी पैदा हो गया है, और उनकी जो वैचारिक शक्ति है, तार्किक शक्ति है, उनकी संघर्ष की शक्ति भी बढ़ रही है। इसका परिणाम है कि देश के जो सर्वोच्च दल हैं, वो भी आज बाबा साहब की बात करने लगे हैं, फूले पेरियार की बात, साहू की बात करने लगे हैं। तो ये आसानी से नहीं होंगे। सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, सबकी अपनी अपनी सुविधाएं हैं। कोई किसी रास्ते से जाना चाहता है। मेरा ये मत है, अगर मुझसे कहो तो मैं पहल करने को तैयार हूँ कि सब लोग इकट्ठे हों, और अगर उनमें से कोई पहल करने को तैयार हो तो मैं साथ हूँ। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि अपने लक्ष्य के लिए ब्राह्मणवादी एक हो सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अम्बेडकरवादी एक नहीं हो सकते। इस ईगो को भी थोड़ा सा डाउन लाना चाहिए। और मैं समझता हूँ एक समय आएगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्या तो ये लोग खुद अपने आप अपनी ईगो हटा के एकजुट होंगे, वरना समय इनको एकजुट कर देगा। ऐसा भी जैसे इंडिया अलायंस बना है, ऐसी समय बहुत ताकतवर होता है। बिल्कुल, समय बहुत ताकतवर होता है। इस वक्त लाखों दर्शक आपको आवाज इंडिया टीवी पर लाइव देख रहे हैं, और ये 67वां धम्म दीक्षा दिवस मना रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए चंद्रशेखर आजाद क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जो लिखा, ये आपके चैनल का नाम बड़ा प्यारा, आवाज़, तो जब तक शोर नहीं मचाओगे तब तक आपकी बात ही नहीं होगी। और आवाज़ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो इसी तरह से आगे बढ़े। लेकिन जो देश दुनिया में अम्बेडकरवादी रहते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो बाबा साहब की हर बात को फॉलो करें, बाबा साहब के विचारों पे भी पहरा दें, बाबा साहब का जो धम्म का कार्य है उसको भी आगे बढ़ाएं, बाबा साहब के राजनीतिक शक्ति हासिल करने का लक्ष्य उस पर भी आगे बढ़े, और अपने मीडिया चैनल्स भी बनाएं, अपने अखबार भी चलाएं, अपने यूट्यूब चैनल्स भी बनाएं, अपनी जो है बड़े बड़े स्कूल कॉलेज भी बनाएं, अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएं। जो सक्षम लोग हैं वो समाज को आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान दें, और सब लोग संगठित होकर रहें, एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे के ऐसे हाथ मिला के एक दूसरे से आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस परिवर्तन को हम देखना चाहते हैं हो जाएगा। बिल्कुल, एक दूसरे से। सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महान कथावाचकों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हमारे समाज में जन्मे तमाम संत महात्माओं, महापुरुषों के बारे में वर्तमान में जो बहुजन समाज है, जिसको शायद जानकारी नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे समाज में जो जन्मे बहुजन समाज के महापुरुष संत हैं, उनके बारे में बताएं, विस्तार से बताएं, ताकि लोगों को जानकारी मिले, ताकि लोग जागरूक हों। और आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग, सभी कथावाचकों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग किसी भी धर्म पर, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, आप किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म के देवी देवताओं पर आप अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। आप सिर्फ समाज को जगा रहे हैं, आपस में लड़वाने का काम न करें। हम सभी धर्मों के लोग आपस में भाई भाई हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग किसी भी देवी देवताओं पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी ना करें, और आप लोग अपने समाज में जन्मे महापुरुषों के बारे में बताएं, ताकि समाज जागरूक हो। धन्यवाद।